द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में मौजूद अब तक की सबसे बड़ी लेबोरेटरी, करीब 450 टन भारी, और एक दिन ये धरती पर ही गिर जाएगी। इस इंटरनेशनल कोऑपरेशन में कई खामियां हैं, जिससे देशों के बीच कंफ्यूजन है और ये चीज मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। तो आखिर कैसे इस मेगा स्ट्रक्चर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धरती पर सही सलामत उतारा जाएगा? पिछले करीब 25 सालों से धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में मानव सभ्यता द्वारा स्थापित किया गया स्पेस स्टेशन, जहां हमारे भले के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जहां लगातार पृथ्वी के बाहर इंसानों ने अपनी पहुंच बनाए रखी, और इस स्पेस स्टेशन ने दो अलग विचारधाराओं वाले देशों को कम से कम स्पेस में एकजुट करके एकता का संदेश दिया। लेकिन अब ISS के दिन ज्यादा नहीं बचे हैं। आने वाले कुछ महीनों में नासा ऐसे व्हीकल्स के कमर्शियल प्रपोजल्स को देखने वाला है जो स्पेस स्टेशन को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डीकमीशन करके धरती पर ला सकें। इसके लिए नासा पहले से प्रपोज्ड प्लान यानी कि मल्टीपल मिशन व्हीकल्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि हाल ही में अमेरिका और रशिया के रिश्ते बेहद ज्यादा खराब हुए हैं, और इस काम के लिए नासा करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने को तैयार है। ISS का अंत नजदीक है, लेकिन मानव सभ्यता के इतिहास में ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। आने वाले दशक में स्पेस स्टेशन की डीकमीशनिंग शुरू हो जाएगी, और तब ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के नए पैरामीटर्स सेट करेगा। हालांकि ISS को सपोर्ट करने वाले कनाडा, जापान और यूरोप के कई देश हैं, लेकिन USA और रशिया ने ISS को बनाने में अहम किरदार निभाया है। इसलिए ये दोनों देश स्पेस स्टेशन को डोमिनेट करते हैं। स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल्स में एक USA और एक रशिया की तरफ से था, जो कि सन 1998 तक ऑर्बिट में पहुंच चुके थे, और फिर मॉड्यूल्स में नवंबर सन 2000 में एक एस्ट्रोनॉट और 2 कॉस्मोनॉट पहली बार रहने के लिए आए थे, और तब से लेकर आज तक कोई न कोई इंसान ISS पर जरूर से मौजूद रहा है। लेकिन ISS ने अपनी तय समय सीमा से कहीं अधिक काम किया है। इसे शुरुआत में सिर्फ 15 सालों तक ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये आज भी सन 2024 में भी ऑपरेशनल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। चाहे आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ISS एक दिन रिटायर हो जाएगा, और इसे धरती पर गिराना ही होगा, क्योंकि इसे हमेशा के लिए ऑर्बिट में रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नासा पर अब दबाव बढ़ने लगा है कि इस जाइंट मशीन को नीचे लाने की एक क्लियर स्ट्रेटजी दुनिया के सामने रखी जाए, नहीं तो ये पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकता है। एक कहावत है कि जो चीज ऊपर जाती है उसका नीचे आना निश्चित है। ISS के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। धरती की ग्रेविटी लगातार इसे अपनी ओर यानी कि नीचे खींचती रहती है। इसे लगातार ऑर्बिट में रखने के लिए पीरियडिक बूस्ट से इसकी ट्रैजेक्टरी को सही किया जाता है, यानी कि बिना पीरियडिक बूस्ट के ये स्पेसक्राफ्ट भी अपनी स्पीड खो देगा, जिससे इसका एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई भी कम होगी, और आखिरकार ये धरती के गहरे वातावरण में तेजी से डूबने लगेगा। एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही फ्रिक्शन की वजह से ये टुकड़ों में टूटकर बिखर जाएगा और जलने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। हमने देखा है कि अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ISS पर ऑर्बिट मेंटेनिंग बूस्ट लगातार काम पर लगे रहते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि उन्हें रशिया कंट्रोल करता है। इन्हें काम करने के लिए जो भी फ्यूल और कार्गो की जरूरत होती है, उन्हें रशिया ही सप्लाई करता है। थ्योरेटिकली ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं है कि इस जाइंट बीस्ट को लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर उठाकर अर्थ के एटमॉस्फेयर से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि इतने हैवी स्ट्रक्चर को लिफ्ट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर स्टेशन को ऐसे ही ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में अबेंडन कर दिया जाए तो ये सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि इसके पुर्जे 2 दशक से भी ज्यादा पुराने हैं और इन्हें डिसइंटीग्रेट होने से नहीं रोका जा सकता। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में पड़ा स्पेस स्टेशन हमारे सैटेलाइट्स और हमारी स्पेस ट्रिप्स के लिए खतरा बन जाएगा। आप इसे यूं ही किसी ऑर्बिट में छोड़ना नहीं चाहेंगे। बेहतर होगा अगर आप इसे किसी म्यूजियम की तरह देखें, पर ऐसा करने के लिए स्पेस स्टेशन को बिना तोड़े और बिना जलाए नीचे धरती पर लाना होगा। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ISS को डीकंस्ट्रक्ट करना ना तो फिजिबल है और ना ही पॉसिबल है। और इसके पीछे की वजह है कि जब स्पेस स्टेशन को बनाया जा रहा था
तब इसे डिसअसेंबली के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। उसे स्पेस में घूमता एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया गया था, और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो दशकों से रेडिएशन में सने इसके कंपोनेंट्स स्पेस में नए खतरे को जन्म देंगे। इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिसअसेंबल करना भी एक बड़ा चैलेंज है। ये तो तय है कि स्पेस स्टेशन हमेशा के लिए ऑर्बिट में नहीं रहेगा। ये धरती के आसमान में चमकता हुआ हमेशा के लिए हमारे आसमान से विदा लेगा और सबकी आंखों से ओझल हो जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीकों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती पर गिरेगा। या तो हम जानबूझकर एटमॉस्फेयर से होते हुए इसे एक कंट्रोल्ड मैनर में नीचे लेकर आएंगे, और या फिर ये अनकंट्रोल्ड डीऑर्बिट होकर हमारी धरती पर धड़ाम से गिरेगा। एक तरफ वो वाकई हमारे लिए ग्लोरियस मोमेंट्स होंगे, मानवता का एक महान साइंस एक्सपेरिमेंट अपने अंतिम पड़ाव पर हमें महानता का एहसास तो कराएगा ही, लेकिन अनकंट्रोल्ड डीऑर्बिट बिना किसी सवाल जवाब के एक खतरनाक अप्रोच है। आईएसएस आकार में एक फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा बड़ा है। धरती के ऊपर जिस रास्ते पर यह ऑर्बिट करता है वहां धरती की करीब 90% आबादी रहती है। हालांकि आज तक किसी गिरते हुए स्पेसक्राफ्ट से इंसानों को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर आईएसएस जैसा एक बड़ा स्ट्रक्चर धरती पर गिरता है तो ये जरूर कंसर्निंग है। आबादी वाले इलाकों में इसका गिरना तबाही मचा देगा। एक अनकंट्रोल्ड री एंट्री धरती पर मौजूद लोगों के लिए तो खतरनाक है ही, इससे कई जानें जाएंगी, कई घायल होंगे और प्रॉपर्टी डैमेज भी होगा। लेकिन इससे कहीं बढ़कर वो दिन विज्ञान के इतिहास में एक काला धब्बा बनकर रह जाएगा। लोग आईएसएस की आखिरी यात्रा को एक बुरे दिन के रूप में याद रखेंगे। अब क्योंकि ये एक ग्लोबल इवेंट होगा, इसलिए उस दिन पूरी दुनिया की नजरें आईएसएस पर होंगी। पर वो दिन अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आईएसएस को नीचे लाने का सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है? नासा ऑफिशियल्स का यहाँ पर कहना है कि किसी तरह से आईएसएस को आबादी से दूर साउथ पैसिफिक ओशन में गिरा दिया जाए तो नुकसान की आशंका काफी कम हो जाएगी। ये प्लान तो बहुत रिस्की है, चलिए समझाता हूँ कैसे। स्पेस स्टेशन करीब 1.5 घंटे में अपना एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है, जिसका मतलब यह है कि धरती पर ये हर मिनट 250 मील की यात्रा करता है। और जैसे जैसे धरती घूमती है इसका ग्राउंड ट्रैक भी लगातार बदलता रहता है। अब जितना ज्यादा समय आईएसएस एटमॉस्फेयर में गिरते हुए बिताएगा, इसके पुर्जे डिसइंटीग्रेट होकर हर मिनट 250 मील के एक बड़े एरिया में तबाही मचाएंगे। इससे बचने के लिए हमें स्पेस स्टेशन को जल्दी से जल्दी धरती पर लाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि स्पेस स्टेशन को जल्दी नहीं लाया जा सकता। अगर हम ऐसा करते हैं तो एटमॉस्फेयर में ये जोर से आकर टकराएगा, इससे एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और पूरा स्टेशन बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर जाएगा। जैसे कि इसके सोलर एरेज और मॉड्यूल्स अनकंट्रोल होकर अनप्रेडिक्टेड पाथ पर चले जाएंगे, जिससे जानमाल का नुकसान होना लगभग तय है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन की इर्रेगुलर ज्योमेट्री भी इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा देती है। इसीलिए ये जरूरी है कि जब आईएसएस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे तो ये री एंट्री पूरी तरह से कंट्रोल्ड होनी चाहिए। स्पेस स्टेशन नीचे आते समय स्टेबल रहना चाहिए। इसमें अगर जरा सी भी टम्बलिंग या हिलजुल हुई तो डी ऑर्बिट में लगे रॉकेट्स भी अपना संतुलन खो सकते हैं और एक भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद भी हमारी परेशानियां कम नहीं होंगी। धरती का एटमॉस्फेयर उस समय हमारे लिए किसी विलेन से कम नहीं होगा। हमारी धरती का वातावरण सूर्य के 11 साल के एक्टिविटी साइकिल के दौरान मोटा और पतला होता रहता है। इसके अलावा दिन और रात के गुजरने से भी हमारा वातावरण लगातार बदलता रहता है। अगर आप एक बड़े और हैवी स्ट्रक्चर जैसे कि आईएसएस को डीऑर्बिट कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि यहाँ धरती के अंदर डेंसिटीज में क्या बदलाव हो रहे हैं। हल्का सा अनप्रेडिक्टेड चेंज पूरे मिशन को डेड एंड पर लाकर खत्म कर सकता है। लेकिन एक बात और भी है कि रियल टाइम में एटमॉस्फेयर की डेंसिटी को प्रिडिक्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर इन सभी फैक्ट्स को जोड़ दिया जाए तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से काम करेगी। कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों तक आईएसएस को यूं ही नेचुरल ऑर्बिटल डिके के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये धीरे धीरे एल्टीट्यूड लूज करेगा और करीब आधे रास्ते में धरती से करीब 250 मील ऊपर कस्टम बिल्ड व्हीकल्स आईएसएस से अटैच कर दिए जाएंगे, जो कि इसे डीऑर्बिट बर्न करके धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। तकरीबन आधा रास्ता और तय करने के बाद आईएसएस पर
डिस्टेबलाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये हल्का सा डगमगाने लगेगा। 125 मील के एल्टीट्यूड पर जब ऐसा होगा तब मिशन कंट्रोलर्स इसकी ट्रैजेक्टरी को एडजस्ट करेंगे। इसमें हल्का सा बदलाव करके रॉकेट बर्न के जरिए इसके सर्कुलर ऑर्बिट को एलिप्टिकल ऑर्बिट में चेंज किया जाएगा। इसकी पृथ्वी से कम दूरी को 90 मील रखा जाएगा, यानी कि अब भी इसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ही रखा जाएगा। इसके बाद इसका रास्ता कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि ये आसमान से सीधा नीचे की ओर ही आए। एलिप्टिकल ऑर्बिट से इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कम कर दिया जाएगा और फाइनली इसे साउथ पैसिफिक ओशन में गिरा दिया जाएगा। पूरी दुनिया इस अद्भुत दृश्य को देखेगी। इस अविश्वसनीय मिशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा? अभी तक तो नासा ऑफिशियल्स का कहना था कि 3 रशियन प्रोग्रेस व्हीकल्स मिलकर आईएसएस को डी ऑर्बिट करेंगे, लेकिन इस प्लान को फाइनल नहीं माना गया, क्योंकि अगर हम एक से ज्यादा मल्टीपल डी ऑर्बिटर्स यूज करते हैं तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सब कुछ सही चलेगा फिर भी इसमें कई चैलेंजेस हैं, जैसे कि अलग अलग मल्टीपल प्रोग्रेस व्हीकल्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना, इनके लॉन्च पैड को रेडी रखना, इसके अलावा इन्हें जोड़ना, आपस में जोड़े रखना, और ये सारा काम एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। और जब बात आती है आईएसएस पर यूएस रशिया पार्टनरशिप की, तो यहाँ पर चीजें सही नहीं है। रशिया ने जब से यूक्रेन को इन्वेड किया है तब से इन दोनों देशों के बीच रिश्ते कोल्ड वॉर के बाद अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली ये दोनों ही देश एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, जिससे आगे इनके रिश्ते में सुधार आने की संभावना काफी कम हो जाती है। इससे आईएसएस कोलैबोरेशन पर भी काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। रशिया ने भी आईएसएस को छोड़ने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि 2028 तक रशिया स्पेस स्टेशन से अपना सपोर्ट और हर चीज विड्रॉ कर लेगा, लेकिन नासा अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। रशिया को एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है और इतनी जल्दी उसकी टेक्नोलॉजी को स्पेस स्टेशन से रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। और ये भी पक्का नहीं है कि ऐसे हालात में रशिया आईएसएस को कंट्रोल्ड डी ऑर्बिट करने के लिए अपने प्रोग्रेस व्हीकल्स को प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं। वैसे भी पिछले कुछ इवेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं जिससे रशियन बिल्ट हार्डवेयर पर दुनिया का भरोसा कम होने लगा है। सन 2018 में रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से डॉक होता है और बाद में पता चलता है कि उसमें एक छोटे से छेद से हवा लीक हो रही थी। खबर ये फैलती है कि रशियंस ने जानबूझकर एक ऐसा छेद ड्रिल किया था। उसी साल एक रशियन फ्लाइट जिसमें 2 कॉस्मोनॉट सवार थे, लॉन्च फेल होने की वजह से मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। 2021 में एक साइंस मॉड्यूल रेडी हुआ, जबकि ओरिजिनली उसे सन 2007 में लॉन्च किया जाना था। इतने डिलेज के बावजूद भी इस मॉड्यूल में बहुत से इश्यूज देखने को मिले थे, जिसमें थ्रस्टर्स की मिसफायरिंग की वजह से स्टेशन गलत दिशा में चला गया था, लेकिन गड़बड़ी को जल्द ही पकड़ लिया गया और सब कुछ ठीक कर लिया गया। पिछले कुछ सालों में आईएसएस पर लगे रशियन कूलिंग सिस्टम्स में 3 अलग अलग जगह पर लीक्स देखे गए, जिससे टॉक्सिक अमोनिया गैस स्पेस में रिलीज हो गई। पिछले साल अगस्त में रशिया का पहला ल्यूनर मिशन, जो कि करीब 5 दशक बाद भेजा गया था, वो भी चांद पर क्रैश कर जाता है। ये देखते हुए नासा के लिए अमेरिकन डी ऑर्बिट व्हीकल जरूरी हो जाता है, क्योंकि रशिया पर किसी तरह से भी निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसलिए नासा ने स्पेसएक्स और बोइंग से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इसके पीछे एक और कारण है कि अगर नासा के पास अपने ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होंगे तो इससे रशिया की पावर काफी कम हो जाएगी। नासा अगर सिंगल डी ऑर्बिट व्हीकल बनाना चाहता है तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ऐसे डी ऑर्बिट व्हीकल्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन नासा के पास क्लोजेस्ट टेक्नोलॉजी जरूर से एग्जिस्ट करती है, और वो है आर्टेमिस प्रोग्राम का यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल, जो कि नासा के अनक्रूड ओरायन कैप्सूल को मून के अराउंड ऑर्बिट में लेकर गया था, और आने वाले समय में यही इंसानों को चांद पर भी लेकर जाएगा। इसके अलावा जो कुछ भी है, या तो वो बहुत कमजोर है या फिर बहुत ज्यादा ताकतवर है, और या फिर वो इतना फ्यूल ही कैरी नहीं कर सकते कि इस टास्क को पूरा किया जा सके। इसीलिए नासा ने कस्टम बिल्ट डी ऑर्बिट व्हीकल्स बनाने का कमर्शियल प्रपोजल सामने रखा है। यदि नासा कोई नया व्हीकल ट्राई करता है या फिर वो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को ही काम पर लगाते हैं, एक सिर्फ यही फैसला यूएस रशिया रिलेशंस और बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस में लहरें पैदा कर सकता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन का एंड सबकी सहमति से ही तय होगा। लेकिन यहाँ पर नासा के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ये क्लियर नहीं करते कि इस प्लान को कॉमर्शियली एग्जीक्यूट करने के लिए यूएसए ने
कैनेडियन, जापानीज, यूरोपियन और रशियन स्पेस एजेंसी से सहमति ली है या फिर नहीं। इस मेगा प्रोजेक्ट का कुछ इस तरह से अंत होना, दुनिया भर में इसकी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा स्पेस में होने वाले फ्यूचर पार्टनरशिप पर है। नासा आर्टेमिस अकॉर्ड के जरिए दूसरे देशों से पार्टनरशिप कर रहा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, लेकिन रशिया इसमें शामिल नहीं है। ये बताता है कि इन दो देशों में जो नजदीकियां ISS ने बढ़ाई थी, इतना प्रयास शायद कोई और नहीं कर सकता। ISS पर अब सबकी राय क्लियर है कि रशिया यहाँ से निकलना चाहता है और बाकी देशों को इसकी कमान संभालनी होगी। ISS की आखिरी यात्रा धरती पर फिर से एक नए युग की शुरुआत करेगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो दिन बहुत बहुत प्रेशियस होगा। हर कोई उस पल को देखना चाहेगा और कुछ इस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमसे विदा लेगा। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हम अभी तक ये भी नहीं जान पाए हैं कि हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कितने तरह के बैक्टीरियाज रहते हैं। पर नासा अब ये जानना चाहता है। हाल ही में एस्ट्रोनॉट्स ने ISS के लगभग हर कोने से सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। ये एक तरह से उन माइक्रोबियल एस्ट्रोनॉट्स की जनगणना करने जैसा है, ताकि हम उन्हें समझ पाएं। अगर वो खतरनाक हैं, तो हम उन्हें खत्म कर सकें या फिर रोक पाएं, ताकि सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ISS पर कोई साईफाई मूवी जैसी घटना न घट पाए, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस जैसे कि मार्स पर जाना हो तो इनसे कैसे डील किया जाए। बैक्टीरियाज हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी के ऊपर और अंदर इतने सारे बैक्टीरियाज हैं जितने हमारे अंदर ह्यूमन सेल्स होते हैं। आप इंसानों को इनके चलते फिरते एक इकोसिस्टम की तरह मान सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरियाज तो असल में हमारे लिए जरूरी हैं और इनका हमारी हेल्थ पर एक गहरा असर पड़ता है। ये हमारी इम्यूनिटी, हमारे दिल और इवन हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। वैज्ञानिक अक्सर इस माइक्रोबायोम को एक इनविजिबल ऑर्गन की तरह देखते हैं, जो कलेक्टिवली हमारे शरीर के लिए ही काम करता है। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट मिशंस जैसे कि मार्स या इससे भी दूर जाने के लिए इस इनविजिबल ऑर्गन को स्टडी करना और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैज्ञानिक सिर्फ ह्यूमन माइक्रोबायोम से ही चिंतित नहीं है, स्पेसक्राफ्ट का भी अपना माइक्रोबायोम होता है। सन 1998 में एक रशियन स्पेस स्टेशन मिर पर उसके पैसिफिक ओशन में डी ऑर्बिट होने से करीब 3 साल पहले वैज्ञानिकों को वहां पर दर्जनों भर बैक्टीरियाज की ऐसी स्पीशीज मिली थी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। वो सर्विस पैनल के पीछे छिपे हुए थे। उस समय वैज्ञानिकों ने इस माइक्रोबायोम को स्पेस स्टेशन पर लगी किसी खूबसूरत मशीन की तरह काम करते हुए देखा था। वो माइक्रोबायोम कुछ ऐसा था जैसे कि एकदम जिंदा, जैसे किसी इंसान का होता है। और कभी कभी ये एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। आप सोचकर देखो कि आप और आपके साथी नेपच्यून तक एक लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं और अचानक आपको पता चले कि आपके स्पेसक्राफ्ट पर एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कि मांस खाता है, तो उस न दिखने वाले दुश्मन से आप कैसे निपटेंगे? और ये कोई क्रेजी आइडिया नहीं है। सन 2006 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने सैमोनेला बैक्टीरिया के सैंपल्स को स्पेस शटल अटलांटिस पर 11 दिनों के लिए भेजा था, सिर्फ ये पता करने के लिए कि जब वो बैक्टीरिया धरती पर वापस आएगा तो वो चूहों को कहीं ज्यादा आसानी से मार देगा। और माना जाता है कि जो बैक्टीरिया स्पेस में रहते हैं उन पर एंटीबायोटिक्स का ज्यादा असर नहीं होता, जो और भी खतरनाक है। ये स्पेस में लंबी यात्राओं के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देंगे। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि बैक्टीरियाज किसी स्पेस मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ऐसे किसी भी माइक्रोबियल थ्रेट को कम करने और इनसे पूरी तरह से निपटने के लिए नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फरवरी सन 2024 में एस्ट्रोनॉट केट रूबिन्स ने ISS पर करीब 100 जगहों से बैक्टीरियाज के सैंपल्स को इकट्ठा किया। उन्हें कुछ महीनों तक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया और फिर धरती पर भेजा गया, जहां वैज्ञानिक उनके जेनेटिक सिग्नेचर्स को स्टडी करेंगे और उन्हें नाम देंगे, और इन माइक्रोब्स का एक 3 डायमेंशनल मैप तैयार किया जाएगा। यानी ISS के पूरे माइक्रोबायोम को स्टडी किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि किस किस्म के बैक्टीरियाज कहां पर पाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं कि ISS पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो वहां पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ को सपोर्ट कर रही हैं।
ये मैप हमें बता सकता है कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल किस माइक्रोब से जुड़ा हुआ है और वो कैसे माइक्रोब्स की कम्युनिटी को बढ़ा रहा है। जैसे ही हम ये जान जाएंगे तो हम अच्छे बैक्टीरियाज को ग्रो कर सकते हैं और खतरनाक बैक्टीरियाज की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को कंट्रोल करके। इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि बहुत लंबी यात्राओं जैसे कि मार्स पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के इंटीरियर में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होने चाहिए। इससे हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों से पहले अपने स्पेसक्राफ्ट को बीमार होने से बचा लेंगे। कस्तूरी वेंकटेश्वरन, जो कि नासा JPL में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि अभी हमें सैंपल्स धरती पर भेजने पड़ते हैं। ISS पर भी इन्हें स्टडी किया जा सकता है, लेकिन वहाँ ये प्रोसेस तेज नहीं होगी और हमें जल्द ही इस झंझट से निपटना होगा। मान लीजिए कि जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे तब हमारे पास धरती पर सैंपल भेजने का कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही इतना समय होगा, क्योंकि किसी भी खतरनाक ब्रेकआउट में एक एक पल कीमती होता है और हम ये कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अच्छी तरह से देख चुके हैं एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया में कैसे तबाही मचा सकता है। रूबिन ने जो सैंपल्स इकट्ठे किए हैं उनमें 2 तरह के सैंपल्स इंक्लूड किए गए हैं, जहां एक सैंपल माइक्रोब्स का है, वहीं दूसरा सैंपल उनके मेटाबोलाइट्स का है, यानी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचुरल केमिकल बाय प्रोडक्ट्स का। इससे हम माइक्रोब्स को उनके मेटाबोलाइट्स के साथ लिंक कर पाएंगे और हमारे पास जब इसका डेटा होगा तो इससे हम छोटे छोटे बायोसेंसर्स बना सकते हैं जो कि इन मेटाबोलाइट्स को डिटेक्ट कर सकेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे डिवाइस की जिसे हाथ में पकड़कर आप स्पेसक्राफ्ट पर बैक्टीरियाज या फंगाई की प्रेजेंस का पता कर सकते हैं। ये बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर जैसा होगा। हालांकि ऐसे डिटेक्टर आने वाले 10 से 15 सालों में रियलिटी होंगे, जिनसे कोई भी इमीडिएट एक्शन लिया जा सकेगा। किसी भी आउटब्रेक को रोकने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन पर सफाई का ध्यान रखा जा सकेगा। इससे हम अपने भविष्य के हैबिटेट्स को अधिक सुरक्षित बना पाएंगे। स्पेस स्टेशन पर इन माइक्रोबायोम की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। हर हफ्ते ISS पर पूरी तरह से सफाई की जाती है ताकि इस तरह के किसी भी आउटब्रेक को रोका जा सके। ISS पर मौजूद हर एस्ट्रोनॉट हफ्ते में करीब 3 घंटे सिर्फ सफाई में लगाता है, यानी कि 6 एस्ट्रोनॉट हर हफ्ते करीब 18 घंटे ISS पर सफाई करते हैं। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा है, लेकिन ISS पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, जहां सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्पेस स्टेशन पर किसी तरह का खाना गिराते हैं तो वो नीचे फर्श पर धरती की तरह नहीं गिरता। वो कहीं भी जा सकता है, ऊपर सीलिंग पर, दीवारों पर चिपक सकता है, यानी कि ये कहीं भी हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा कोई माइक्रोबायोम आउटब्रेक लंबे इंटरस्टेलर मिशन या फिर मार्स मिशन पर हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। उनका तर्क है कि हम पिछले 2 दशक से ISS पर रह रहे हैं, लेकिन वहां पर आज तक हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। किसी खतरनाक बैक्टीरिया को खोज लेना ही चेतावनी का संकेत नहीं है, बल्कि हमें डरना तब चाहिए जब वो बैक्टीरिया एस्ट्रोनॉट्स को बीमार करने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि आउटब्रेक के खौफ से हम अपने आसपास के गुड बैक्टीरियाज को ही मार दें। इसीलिए ये डिसीजन भी बहुत सोच समझकर लिया जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अलग अलग बैक्टीरियाज कैसे रिएक्ट करते हैं और हमें उसके बेसिस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। वहीं कुछ वैज्ञानिक इन बैक्टीरिया से एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप को होने वाले नुकसान से तो चिंतित हैं ही, साथ ही चिंता ये भी है कि कहीं ये बैक्टीरियाज किसी दूसरी दुनिया में जाकर कहीं उसे खत्म ना कर दें। दूसरी दुनिया यानी कि दूसरे ग्रहों पर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, उनके साथ वहां पृथ्वी के बैक्टीरियाज भी पहुंचेंगे, तो कहीं वो बैक्टीरियाज उस प्लैनेट को कंटामिनेट न कर दें। ये डर हमेशा लगा रहता है। इससे दूसरी जगह पर जीवन होने के फॉल्स पॉजिटिव संकेत हमें मिल सकते हैं, और यही वजह है कि इस विषय पर नासा और बाकी की स्पेस एजेंसीज एक गंभीर रुख अपनाती हैं। इसी वजह से नासा ने अपने कैसिनी-ह्यूगेन स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह में क्रैश करवा दिया था, ताकि कोई कंटामिनेशन उसके चंद्रमाओं तक न पहुंच जाए, जहां फिलहाल जीवन होने की काफी संभावनाएं बनी हुई हैं। खैर, यहाँ पर बात ये भी है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स खुद ही दूसरे ग्रह के लिए किसी पैथोजेंस की तरह होते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री मार्स पर अपना पहला कदम रखेंगे, उनका अपना अलग माइक्रोबायोम होगा। साथ ही जो स्पेस सूट उन्होंने पहना होगा, उसका भी एक माइक्रोबायोम होगा। अगर वैज्ञानिक उस माइक्रोबायोम को मैप कर लेते हैं, तो वो उस सूट के लिए एक तो बेहतर मटेरियल चुन पाएंगे और दूसरा उसे बेहतर तरीके से क्लीन भी कर पाएंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक एक बेहतर स्पेस सूट भी डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें से कम माइक्रोब्स किसी दूसरे प्लैनेट पर लीक हों।
इसके अलावा इस विषय पर अध्ययन करने के फायदे यहीं पर खत्म नहीं होते। भले ही ये रिसर्च स्पेस में हो रही है, इसकी एप्लीकेशंस स्पेस ट्रेवल से लेकर मार्स कॉलोनाइजेशन तक हैं। और अगर मान लीजिए कि हम धरती से परे अगर कोई कॉलोनी बनाते हैं तो वहां पर मानव सभ्यता को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, वो सब वहां पर घर से इतना दूर बिना किसी सपोर्ट के सरवाइव कैसे करेंगे। इन्हीं सब सवालों के जवाब हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शशि और आज की ये वीडियो आपको लेकर जाएगी भविष्य की एक ऐसी दुनिया में जहां मंगल पर हम जीने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जी हाँ, मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी के आसपास यही एक ऐसा ग्रह है जो हमें जीवन की एक नई उम्मीद देता है। हमारी धरती के जस्ट बाद सूरज का चक्कर लगा रहा ये ग्रह करीब करीब हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। ये सूरज से चौथे नंबर पर है और हमारे सोलर सिस्टम का 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। अंतरिक्ष में पसरे अंधकार में गोते लगाता ये सुर्ख लाल ग्रह शुरू से ही मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। कहते हैं कि भले ही आज ये ग्रह पूरी तरह से ठंडा और अथाह रेगिस्तान की तरह सुनसान पड़ा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था करोड़ों साल पहले जब यहाँ पर भी धरती की ही तरह कल कल करके नदियां बहा करती थी। उछलती हुई समुद्र की लहरें समुद्री तटों को छूने का प्रयास करती थी और शायद यहाँ जीवन भी था। कुछ रहस्यमय परिस्थितियों की वजह से यहाँ सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन क्या हम इंसान यहाँ सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है और इस पर हम इंसान एक लंबे समय से सोचते आ रहे हैं, क्योंकि सौरमंडल के बाहर किसी और ग्रह की खोज करके वहां पर बसने से ज्यादा इकोनॉमिकल मंगल ग्रह पर जाना होगा। ये पास भी है और हम इसके बारे में सब कुछ ना सही लेकिन बहुत कुछ जरूर जानते हैं। स्पेसएक्स ने भी ये क्लेम किया है कि वो ऐसे इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट्स बना रहे हैं जो कम से कम 100 लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचा देंगे। कंपनी के मालिक एलन मस्क का कहना है कि वो स्पेसक्राफ्ट्स की एक ऐसी फ्लीट बना रहे हैं जो कुछ समय तक मंगल वासियों के लिए यहाँ धरती से रिसोर्सेज पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आखिर ये फैंटेसीज क्या असल दुनिया में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं? देखा जाए तो बहुत हद तक नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह पर जाने से पहले या वहां पर मानव बस्ती भेजने से पहले हमें कई सारे मुद्दों पर गहराई से सोचना होगा। ऐसे कई इश्यूज हैं जिन्हें सॉल्व करना होगा, जैसे कि वहां पर पड़ने वाला इंटेंस रेडिएशन, टॉक्सिक सॉइल, लो ग्रेविटी, लो टेम्परेचर और इसके अलावा भी वहां कई तरह की दिक्कतें हैं, जैसे भयंकर रेत के तूफान, जिनसे कैसे निपटा जाएगा इसका प्लान हमारे पास वहां पहुंचने से पहले मौजूद होना चाहिए। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत होगी। एक ऐसा व्हीकल बनाने में तो हमें दशकों लग जाएंगे जो मंगल पर सही से लैंड हो सके और वापस भी धरती पर आ पाए। वापस आना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ फैंटेसीज के नाम पर उस ठंडे लाल रेगिस्तान में फंसना नहीं चाहेगा, और वो भी धरती से अरबों किलोमीटर दूर। लेकिन चलिए आज एक यात्रा करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम इमेजिन करेंगे कि सब कुछ सही है और हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि हम मार्स को कॉलोनाइज करने वाले हैं। तो वहां पर चीजें कैसे काम करेंगी, आइए इसका पता लगाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक स्टडी को पब्लिश किया जिसका टॉपिक था दूसरे ग्रहों पर बसने वालों की कम से कम संख्या। जीन मार्क सेलोटी ने 16 जून 2020 में साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में इस स्टडी को पब्लिश किया। इसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि एक नए प्लेनेट को हम कैसे कॉलोनाइज कर सकते हैं, वहां पर हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कॉलोनी कैसे चलेगी, कौन उसे लीड करेगा, लोग वहां किस तरह से काम करेंगे और इन सब में कितना समय लगेगा, और सबसे जरूरी कि वहां पर सस्टेन करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत होगी। तो चलिए इसी स्टडी के आधार पर इन सब का आंसर खोजते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक वंडरफुल फ्यूचर में आ गए हैं। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्टडी में ऑथर ने ये कहा है कि हमारी धरती का फ्यूचर बहुत भयानक होने वाला है। एक ऐसा फ्यूचर जिसे सोचकर ही सब डर जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम इंसानों द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध तो होंगे ही, इसके अलावा भी कई ऐसे नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे जो धरती पर जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। हमारे पास बस ऑप्शंस बचेंगे, मंगल या फिर कोई और ग्रह बसने का। और बदकिस्मती से अगर ऐसा होता है तो वापस धरती पर आना और धरती से सप्लाईज तो भूल ही जाओ।
क्योंकि धरती उस समय खुद अपने लिए संघर्ष कर रही होगी। अब जो सेटलर्स दूसरे ग्रह के लिए निकलेंगे उन्हें किसी तरह से अपने आप ही वहां पर सब कुछ संभालना होगा, और ऐसी परिस्थितियों में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आएंगी। जैसे कि हमें नहीं पता कि कॉलोनी के लोग कितने बेहतर ढंग से एक दूसरे से मिलकर काम कर पाएंगे। वहां की कंडीशंस का उनकी मेंटल स्टेट पर क्या असर पड़ेगा? क्या वहां पर भी वो आम इंसानों की तरह कम्युनिकेट करेंगे? क्या वहां पर भी वो अपना समय और रिसोर्सेज दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक बात तो है कि हम इंसान ही अपनी खुद की चीजों को बिगाड़ने में माहिर हैं, फिर चाहे वो लालच की वजह से हो या फिर पावर की भूख के कारण। इसीलिए हमें वहां मंगल पर जाने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज पर ध्यान देना होगा। कौन कौन से इक्विपमेंट्स की हमें वहां पर जरूरत पड़ेगी, वहां पर रिसोर्सेज को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कौन कौन सी स्किल्स की हमें वहां पर जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन एक बात और है कि हम पृथ्वी को पैनिक में आकर छोड़ रहे हैं, तो हमें इन सब बातों के बारे में सोचने का इतना समय नहीं मिलेगा। दशकों की तैयारियां करने का मौका हमारे पास नहीं होगा, और ना ही हमारे पास ज्यादा अमाउंट में इनिशियल रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स होंगे। और ह्यूमन फैक्टर तो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि जिसको स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं कर सकते। सिचुएशंस के हिसाब से इंसान अलग अलग रिएक्ट करता है और उसका बिहेवियर भी बदलता रहता है। इसीलिए किसी दूसरे ग्रह पर जाकर वहां बसने और वहां सर्वाइवल के चांसेस हमारे लिए बहुत कम हैं। पर अगर इंसानी सभ्यता को बचाना है तो हमें किसी न किसी तरह से तो सर्वाइव करना ही होगा। और इस केस में जीन मार्क ने कुछ चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है जो हमारे सर्वाइवल पर बहुत गहरा असर डालेंगी। हालांकि ये है तो मैथमेटिकल इक्वेशंस के वेरिएबल ही, जिसमें पहला वेरिएबल है अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मतलब यह है कि हम जहां पर जा रहे हैं बसने के लिए, जैसे कि मंगल ग्रह पर, तो वहां पर हमारे लिए कितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन और बाकी यूजफुल केमिकल एलिमेंट्स। ये रिसोर्सेज एक तो उस ग्रह पर इजीली अवेलेबल होने चाहिए और इजी टू यूज भी होने चाहिए। और यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमें ये काम स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा। हम पहले से ही मंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मंगल की कंडीशंस के बारे में, वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल होंगे और हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज कर पाएंगे। मंगल पर जाने वाले लकी होंगे क्योंकि मंगल के बारे में हम धरती वासियों ने अनेकों रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स और बुक्स पब्लिश की हैं, जिनसे हमें पता है कि वहाँ पर मंगल पर हमारे लिए क्या क्या मौजूद है, हम कहाँ पर जा रहे हैं और उस अनजान दुनिया में हमारे लिए कौन कौन से खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये हमें बहुत पहले से पता है। उदाहरण के लिए हमें पता है कि मंगल ग्रह के वातावरण से हम गैसेस और जमीन से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मार्स पर हमें आयरन, ग्लास और इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने होगी वो है हमारे इक्विपमेंट्स की सर्विस लाइफ, जिनसे हम मार्स पर शुरुआत करने वाले हैं। हमें अपने इक्विपमेंट्स और टूल्स के टूटने या खराब होने से पहले ज्यादा से ज्यादा मटेरियल निकालना होगा। उन्हें अच्छी कंडीशन में रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी चीज होगी प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर काम करने की स्पीड। हमारे पास इक्विपमेंट्स की एक लिस्ट होगी और एक डेडलाइन होगी जिसके बाद वो सारे इक्विपमेंट्स खराब हो जाएंगे और सेटलर्स को उसी डेडलाइन में इतना काम करना होगा कि वो दोबारा से वो इक्विपमेंट्स बना सकें और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बना पाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वहां पर इंसानों के बीच शेयरिंग फैक्टर भी बड़े काम की चीज होगी। इमेजिन कीजिए कि हर एक सेटलर अलग अलग मार्स पर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब लोग अपना काम खुद करते हैं, खुद ही पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग खुद ही अपना अलग अलग पानी, ऑक्सीजन और बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। हम इंसानों के लिए ये कितना कठिन हो सकता है ये तो आप सबने द मार्शियन मूवी में देखा ही होगा। हर एक मार्शियन के लिए इतना बर्डन और प्रेशर हैंडल करना आसान नहीं होगा और इसके लिए हमें वहां मंगल पर जाने वाले लोगों को बढ़ाना होगा। एक बड़ी कॉलोनी बनानी होगी जिसमें हर एक मार्शियन गाड़ी के एक पुर्जे की तरह अपना काम करे और पूरी की पूरी गाड़ी चलती रहे। वो कॉलोनी इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी जरूरतें भी पूरी ना कर पाएं और इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि वो कॉलोनी अपनी जरूरतों की वजह से ही ढह जाए। तो इसके लिए हमें एक बैलेंस नंबर ऑफ मार्शियन सेटलर्स चाहिए होंगे और अब हमें
वो नंबर कैलकुलेट करना होगा और ये डिपेंड करेगा मार्स पर अवेलेबल रिसोर्सेज पर, वहाँ के मौसम पर और इसके अलावा कई और फैक्टर्स भी हैं। लेकिन ऊपर से अगर बात करें तो हम इस नंबर को मैथमेटिकल फंक्शन के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप उन मैथमेटिकल फंक्शंस को देखना चाहते हैं तो आर्टिकल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आर्टिकल में इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए 5 एरियाज को डिस्क्राइब किया गया है: इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स और ह्यूमन फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए हमें वहाँ पर हर एरिया के एक्सपर्ट को भेजना होगा, जैसे कि इकोसिस्टम मैनेज करने वाले कुछ ऐसे जो एनर्जी प्रोडक्शन में माहिर हों, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को संभालेंगे, कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और ह्यूमन फैक्टर में डॉक्टर्स, बच्चों की एजुकेशन के लिए टीचर्स, स्पोर्ट्स और म्यूजिक के लिए भी कुछ एक्सपर्ट्स भेजे जाएंगे। मतलब एक अलग दुनिया को चलाने के लिए जो भी जरूरी है वो सब हमें वहाँ मंगल पर भेजना होगा। और कैलकुलेशंस के हिसाब से वो नंबर निकल कर आया 110 लोग। जी हाँ, 110 लोग चाहिए होंगे मंगल पर एक नई कॉलोनी बनाने के लिए, ताकि वो हमेशा वहाँ पर सरवाइव कर पाएं। इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। लोग जितने ज्यादा होंगे आउटकम को प्रिडिक्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ये एक रफ एस्टिमेट है जिसमें कुछ अजम्पशंस भी हैं और कुछ अनसर्टेनिटीज भी हैं। हर प्लान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये नंबर हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अब वैज्ञानिक जानते हैं कि मंगल पर उन्हें पहली दफा में जाने वाले कितने लोग भेजने होंगे। लेकिन अब बात यह है कि अगर शुरुआत में मंगल पर लोग 110 लोगों की कॉलोनी में रहेंगे तो क्या हमें वहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज बनानी होंगी? अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर हम इंसान खुद रिसोर्सेज के लिए लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। और ये तो हमने शुरू में ही कहा था कि हम इंसान चीजों को बिगाड़ने में बहुत माहिर हैं। खैर, सवाल तो इसके अलावा भी और कई हैं, जैसे कि बाकी अरबों लोगों का क्या होगा जो हमारे ही लोग हैं, जो हमारे ही जैसे हैं और जो यहाँ धरती पर रह जाएंगे। क्या चंद लोग इंसानी सभ्यता को बचाए रखने के लिए अरबों इंसानों को मरने के लिए छोड़कर चले जाएंगे? ये सवाल हम सब के मन में जरूर आएगा। खैर, इसे सच होने में अभी दशकों लगने वाले हैं और इवन सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। दूसरे ग्रह पर जाना भी सही है, कॉलोनाइज करना, टेराफॉर्म करना भी सही है, लेकिन अभी के लिए सही ये है कि हम अपनी धरती को बचाए रखें जब तक हमें कोई बेहतर ऑप्शन न मिल जाए। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि हमारे ग्रह पृथ्वी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बढ़ते हुए तापमान के चलते लगातार ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हमारे शहर पॉल्यूशन के कारण बनी धुंध के साए तले ढकते ही जा रहे हैं। वाटर लेवल बढ़ने के कारण शहर डूब रहे हैं और कुछ जगहों पर तो बारिश होना ही बंद हो चुकी है, जिसके चलते सूखे पड़ रहे हैं। यानी कि हम इंसानों की हरकतों के कारण आए इन बदलावों से पृथ्वी की हेल्थ में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जल्द ही ये ग्रह हमारे रहने लायक नहीं बचेगा। यहाँ पर कुछ ऐसे भयानक बदलाव आएंगे जो हमें इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं और आसरा ढूंढने पर मजबूर कर देंगे। और जब बात आती है होम आफ्टर अर्थ की, तो हमारे मन में पहला ख्याल मंगल का ही आता है। और आए भी क्यों ना, अब तक हमारी समझ के अनुसार मंगल ही इस स्पॉट का सबसे बड़ा हकदार है। ये काफी सारे मोर्चों पर हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है। हालांकि इस बीच ये बात भी भुलाई नहीं जा सकती कि फिलहाल मंगल पर जिंदगी को सपोर्ट करने वाले कारकों की मौजूदगी न के बराबर है। मगर वो कहते हैं ना कि इंसान कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होता है। बस इंसानी जात के ऑप्टिमिज्म का ही ये नतीजा है कि हम पिछले 50 सालों से हाथ धोकर मंगल के पीछे पड़े हुए हैं। कभी यहाँ पर अपने लैंडर्स उतारते हैं तो कभी रोवर्स, कभी इसे आसमान से निहारते हैं तो कभी इसकी जमीन में ही घुस जाते हैं। सच कहूँ तो इंसानों का ये मंगल प्रेम व्यर्थ नहीं वर्थ है, क्योंकि मंगल ही हमारे किस्मत की चाबी है, मंगल ही हमारे भविष्य की हकीकत है। लिहाजा मंगल तक जाने और फिर वहाँ पर अपना डेरा जमाने तक की राह में ढेरों मुश्किलें और आफतें हमारा इंतजार कर रही हैं। तो क्या आप इन मुसीबतों का सामना करना चाहेंगे? क्या आप मंगल के इस भविष्य के सफर पर नहीं चलना चाहेंगे? आई एम श्योर, जरूर। तभी तो हम यानी कि डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी आज मंगल की इस ट्रिप पर चलने वाले हैं, जहां हम सभी साथ मिलकर मंगल पर जाएंगे, वहां डेरा जमाएंगे, खेती करेंगे और हंसी खुशी जिंदगी बसर करेंगे। तो फिर चलें। वैसे एक बात का ध्यान रहे, ये ट्रिप वन वे ही होने वाली है, तो यात्रीगण कृपया ध्यान से अपना सारा सामान बांध लें, क्योंकि इस सफर में वापसी का कोई रास्ता नहीं है। खैर, हमसे ज्यादा तो मंगल पर जाने की जल्दी इन भाई साहब को है,
जी हाँ, ये हैं स्पेसएक्स वाले एलन भैया। तभी तो इन्होंने मंगल की खोज पर जाने वाले इन स्टारशिप्स को बनवाया है। और न केवल स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनीज बल्कि नासा भी इस एंडेवर के लिए बेहद एक्साइटेड है। फिलहाल एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा दोनों ही साथ मिलकर मार्स कॉलोनाइजिंग मिशन की तैयारी में जुटे हैं। मगर हमें इनसे क्या, हम तो अपनी ख्वाबों की दुनिया में हैं, जहां हम अपने इस यान पर सवार होकर मार्स के इस एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे, हम आज की तारीख तक हुई सभी खोजों को मद्देनजर रखते हुए ये सिमुलेशन बना रहे हैं। और भैया अगर कोई चीज छूट जाए तो माफ कर देना। खैर, मंगल के वायुमंडल से होते हुए फाइनली अब हम आ चुके हैं इसकी सतह पर, जहां फिलहाल एक वीराने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ सिवाय मरघट की शक्ल लिए इस ग्रह पर देखने लायक और कुछ भी नहीं है। आइए अब यहाँ से इस काम की शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें कुछ शेल्टर्स बिल्ड करने होंगे जिसके भीतर हम रह सकें, जो हमें मंगल पर चलने वाली बर्फीली हवाओं और धूल के तूफानों से बचा सके। इन शेल्टर्स की 4 दीवारियों के भीतर सूर्य से आ रहा जानलेवा रेडिएशन भी नहीं पहुंच पाएगा और हम इन तमाम बलाओं से कोसों दूर रहेंगे। इन आधुनिक शेल्टर्स को मंगल ग्रह की मिट्टी से ही तैयार किया जाएगा। और इसे बनाएगा कौन? वेल, ये जवाब है 3D प्रिंटर्स। जी हाँ, मंगल पर अधिकतर कामों को करने के लिए हमें इन मशीनों और रोबोट्स का ही सहारा लेना होगा। नासा के प्लान के मुताबिक इन अधिकतर मशीन्स को मार्शियन क्रू की लैंडिंग से पहले ही वहां पर पहुंचा दिया जाएगा, जिसके चलते फौरन ही ये सारे काम अंजाम दिए जा सकेंगे। इस दौरान ये खास तरह की मशीनें मंगल की रेत से एक विशेष किस्म का हाइब्रिड सिलिकॉन डेवलप करेगी, जिसके चलते ये शेल्टर्स बनकर तैयार होंगे। वैसे यहाँ पर सबसे बेहतरीन बात यह है कि फिलहाल मंगल पर अधिकतर कामों को हमारे ये रोबोट्स ही अंजाम दे रहे होंगे। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जबरदस्त कॉम्बिनेशन से तैयार हुए ये अजूबे मार्स पर शहरों को बसाने में काफी कारगर साबित होंगे। ये लैस होंगे उन तमाम सेंसर से जो इन्हें बेहद तेज और बारीक ढंग से काम करने में मदद करेंगे, जिसके बाद काफी कम वक्त में हमारे पास ढेरों सारे आशियाने तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इन शेल्टर्स में हाई प्रेशर जोन्स तैयार किए जाएंगे। आपको तो पता ही है कि मंगल पर वायुमंडल विरल यानी कि पतला है, जिसके चलते वहाँ एयर प्रेशर काफी कम है, इतना कि उसमें इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए इन कैप्सूल्स के भीतर प्रॉपर गैस एक्सचेंज और प्रेशर मेंटेनेंस का जुगाड़ तो करना होगा। और अल्टीमेटली इन चीजों को चलायमान रखने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए मंगल पर ढेर सारे सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे, जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलकर हमारी मशीनों को चार्ज करेंगे। इन मार्शियन शेल्टर्स के भीतर तो एस्ट्रोनॉट्स खुलेआम बगैर किसी स्पेस सूट या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के घूम सकते हैं, लिहाजा इनसे बाहर निकलते ही उन्हें जरूरत पड़ेगी एक ऐसे खास बॉडी सूट की जो उन्हें लगातार ऑक्सीजन देने के साथ ही उनके शरीर पर पड़ने वाले एयर प्रेशर को भी मेंटेन रख पाए। अब अगर हमारे ये मार्शियंस मंगल पर तफरी करना चाहते हैं तो उन्हें जरूरत होगी एक गाड़ी की, जो उन्हें मंगल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सके। ऐसे में शेल्टर्स के जस्ट बाहर इनके इंतजार में एक खास किस्म की गाड़ी खड़ी होगी, जिस पर सवार होकर ये मंगल यात्री जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। शुरुआती कुछ दिनों में तो ये मार्शियंस यहाँ सेटल होने और कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स में ही लगे रहेंगे, मगर कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद उन्हें एक बड़े मिशन पर लगना होगा। दरअसल धरती से मंगल की ओर रवाना होते हुए वो अपने साथ ढेर सारा खाना लेकर निकले थे, जो कि अब खत्म ही होने वाला है। 8 महीनों का लंबा सफर और मंगल पर उतरने के बाद से ढेर सारा खाना पहले ही इस्तेमाल हो चुका है और बचे कुचे खाने पर कुछ महीनों तक ही जिंदा रहा जा सकता है। ऐसे में यहाँ सर्वाइवल की चुनौती शुरू होती है। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि ये मंगल यात्री बगैर किसी असिस्टेंस के मंगल पर ये बड़े बड़े मिशंस अंजाम दे रहे हैं, बल्कि सच तो ये है कि नासा, स्पेसएक्स या कोई भी एजेंसी ये जो मिशन होस्ट कर रही है वो पूरी तरह से इन अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता में जुटी हुई है। ग्राउंड पर मौजूद कंट्रोल सेंटर से ये लगातार इन एस्ट्रोनॉट्स की हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। वहाँ मंगल पर मौजूद क्रू भी निरंतर संपर्क कायम रखे हुए है। रोबोट्स की बैटरी से लेकर कैबिन के प्रेशर तक हर एक छोटी से छोटी चीज को मॉनिटर किया जा रहा है और नियमित रूप से वहाँ इंसानी बस्ती बनाने के लिए मशीनों और रोबोट से लदे हुए रॉकेट्स भी भेजे ही जा रहे हैं, जो मंगल पर उतरकर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में काफी कारगर साबित हो रहे हैं। एनीवेज, अब बारी है एक बेहद अहम मिशन पर जुटने की। ये मिशन कुछ और नहीं बल्कि मार्स पर खेती करने का है। वेल, सुनने में ये बात जरा बचकानी जरूर लगती है, मगर ये आने वाले भविष्य की एक हकीकत है और इसी हकीकत को अंजाम देने जा रहे हैं हमारे ये वैज्ञानिक। दरअसल ये मार्शियंस अपने काम में काफी समझदार होंगे। उन्हें इंजीनियरिंग से लेकर बॉटनी तक का पूरा ज्ञान होगा
और उसी ज्ञान की बदौलत ये अपने इस मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। इस कड़ी में सबसे पहले यहाँ ये ग्रीन हाउस बिल्ड किए जाएंगे। दरअसल ये खास किस्म के वर्टिकल फार्म्स होंगे जिसमें मार्शियन सॉइल और कुछ बायो फर्टिलाइजर्स की मदद से एक विशेष रूप वाली एनालॉग सॉइल को डेवलप किया जाएगा जो आलू, टमाटर और गेहूं जैसी फसलों को उगाने के लिए काफी बेहतरीन होगा। वैसे अगर आप मार्स पर आलू उगाने के विज्ञान को समझना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। 10 मिनट की इस वीडियो में हमने मार्शियन शेल्टर्स के खेती करने के पूरे प्लान को सिलसिलेवार ढंग से समझाया है। बट अभी के लिए आप केवल इतना समझिए कि इन शुरुआती मंगल यात्रियों ने खुद से मंगल पर सब्जियां या फिर यूं कहें कि खाना उगाना भी सीख लिया है। आई एम श्योर अब आपके मन में एक सवाल खनका होगा और वो ये कि आखिर वहाँ खेती करने या फिर नॉर्मली इंसानों के पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। वाटर इज नेसेसरी ना, उसके बगैर तो जिंदगी की कल्पना करना भी असंभव है। तो सवाल का सीधा सा जवाब है वाटर सिंथेसिस प्रोसेस, जिसके चलते वो फ्यूल टैंक्स में स्टोर्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को एक दूसरे में इन्फ्यूज कर पानी बनाएंगे। धरती से मंगल तक पानी ट्रांसपोर्ट करने का आइडिया तो बढ़िया है मगर फिजिबल नहीं। वहीं मंगल पर मौजूद आइस कैप्स को पिघलाकर पानी बनाना काफी टफ है, क्योंकि बहुत हद तक ये बात तो साफ है कि हम ये एक्सपेडिशंस पोलर रीजन पर तो नहीं करने वाले। ऐसे में हमारे पास यही एकमात्र रास्ता और टिकाऊ विकल्प बचता है। अब हमारे पास पानी है, सर के ऊपर छत है, खाने को ढेर सारा मार्शियन फूड भी है और कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक सा बीत रहा है। मगर क्या मार्स पर इंसानों को बसाने के लिए इतना काफी है? क्या मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए वहाँ हमें इससे भी ज्यादा बड़ा और इससे भी ज्यादा रोमांचक करने की जरूरत है? मानव मन की कल्पनाओं की उड़ान का कोई अंत नहीं है। ये उड़ान अंतरिक्ष के इस छोर से लेकर दूसरे छोर तक हो सकती है, लेकिन इसी कल्पना की लंबी उड़ान ने ही मानव को बंदर से इंसान की श्रेणी में ला खड़ा किया है। यदि इंसानों ने कल्पना को हकीकत में बदलने की ना ठानी होती तो शायद आज हम दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने का सफर आसानी से ना कर पाते और न ही अंतरिक्ष की सैर कर पाते और न ही साल 2030 तक मार्स पर मानव बस्तियां बसाने का लक्ष्य ले पाते। आज हम पृथ्वी से करीब 34 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद मार्स पर मानव बस्तियां बसाने की बात करते हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना कल्पना करना आसान है। आज के इस वीडियो में हम मानव बस्तियां बसाने के समय आने वाली ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जिनके सॉल्यूशंस के बाद ही मार्स पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। किसी भी जगह मानव बस्तियां बसाने के लिए सबसे जरूरी है वहां पानी का होना, लेकिन हम जानते हैं कि मार्स पर पानी नहीं है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि मार्स पर पानी नहीं है? 1970 के दशक के दौरान मार्स के लिए कुछ मिशंस एग्जीक्यूट किए गए थे। मैरिनर 9 और वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार धरती पर मार्स की तस्वीरें भेजी थी और उन तस्वीरों की माने तो वहां पर पानी की मौजूदगी होनी चाहिए। साल 2018 में इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के एक रिसर्चर ने अपनी एक रिसर्च पब्लिक की जिसमें उन्होंने दावा किया कि मार्स के साउथ पोल की जमीन के करीब 1 मील नीचे एक बहुत बड़ी झील मौजूद हो सकती है। इस रिसर्च में कहा गया कि मार्स के साउथ पोल के नीचे करीब 12 मील चौड़ी एक झील छिपी हुई है। ऐसे ही साल 2018 में ही अमेरिकी भू सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने मार्स पर 8 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की थी जहां कटाव के कारण सतह से करीब 1 मीटर से लेकर 100 मीटर की गहराई में बड़े बड़े हिमखंडों का पता चला है, जिसका एक ही मतलब है कि मार्स पर पानी की मौजूदगी हो सकती है। ऐसे ही 1 साल बाद यानी कि साल 2019 में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया कि नासा के वैज्ञानिकों को मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के डेटा को स्टडी करके ये पता लगा है कि मार्स के नॉर्थ पोल पर जमीन से करीब 1 मील नीचे बर्फ और रेत की कई दबी हुई परतें मिली हैं। इतना सब पता चलने के बाद अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि मार्स पर रहने के लिए पानी तो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मौजूद इस पानी को आसानी से काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये पानी मार्स की मिट्टी के अंदर बंद है और मार्स की मिट्टी में बंद इस पानी को बाहर निकालने का काम और इसे फिर से पीने लायक बनाने के लिए हमारे पास अभी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। लेकिन नासा को इस बात की एक छोटी सी उम्मीद तब मिली जब यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के एनुअल कंपटीशन के मार्स आइस चैलेंज के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने मार्स पर मौजूद पानी को ड्रिल करने के कुछ मॉडल्स सामने पेश किए। इस कंपटीशन से लगभग 10 स्टूडेंट्स के मॉडल्स को सिलेक्ट किया गया, जिन्हें वर्जीनिया के
लेगेसी रिसर्च सेंटर में अपने डिजाइन के साथ सिमुलेटेड मार्शियन सब सरफेस आइस से पानी निकालना था। 2019 में हुए इस कंपटीशन को वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की एक टीम ने जीता। इस टीम ने मॉडल को माउंटेनियर आइस ड्रिलिंग ऑटोमेटेड सिस्टम 3 नाम दिया। ये सिस्टम अलग अलग प्रकार की चट्टानों और आइस लेयर्स की पहचान करने, उनका मैप बनाने और ड्रिल करने में पूरी तरह से सक्षम था। इस ड्रिलिंग के बाद वो उस बर्फ से आसानी से पानी निकाल सकता था। स्पेस में माइनिंग को बढ़ाने के लिए नासा ने ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक साझेदारी की है। इसी के साथ जुलाई 2019 में नासा ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा और हनी बी रोबोटिक्स के साथ मिलकर माइक्रोवेव ओवन के आकार के एक स्पेसक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने रखा। नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट को द वर्ल्ड इज नॉट इनफ यानी कि वाइन नाम दिया है। इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में नासा का कहना है कि ये स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड की मिट्टी की माइनिंग कर सकता है, मिट्टी में मौजूद पानी को निकाल सकता है और अगले टारगेट को चूज करके माइनिंग के लिए उसकी तरफ जा सकता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मार्स पर मानव बस्तियां बसाने की दिशा में वाटर माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी को ज्यादा स्मार्ट बनाया जा रहा है। किसी भी दूसरे ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने के लिए सबसे जरूरी है वहां जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर का होना। लेकिन बात करें मार्स की, तो मार्स का एटमॉस्फेयर किसी भी तरह से मानव के रहने के लिए अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी इस नई दुनिया के पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन ये बहुत ही पतला है और इस एटमॉस्फेयर में मानव जीवन के लिए जरूरी कोई भी गैस मौजूद नहीं है। नासा की माने तो मार्स पर मौजूद एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। यहाँ पृथ्वी के मुकाबले 95.3% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ऐसे ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन 21% है, जबकि मार्स पर 0.13% ही ऑक्सीजन है। इस कारण यहाँ पर सांस लेना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि मार्स पर नाइट्रोजन सिर्फ 2.7% है। बिना नाइट्रोजन के मार्स पर पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे और बिना पेड़ पौधों के यहाँ रहने वाले मानव के भोजन की आपूर्ति नहीं की जा सकती। बात करें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो पृथ्वी पर ये 1013.25 मिलीबार होता है, जबकि मार्स पर यह सिर्फ 6.1 मिलीबार ही है। बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मार्स पर रहना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मार्स का बहुत ही कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंसान के अंदर मौजूद हवा को बहुत तेजी से बाहर फैलाने के लिए मजबूर करेगा, जिसके कारण उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, उनके कान के पर्दे फट जाएंगे, उनके शरीर में मौजूद पानी तेजी से उबलने लगेगा। ऐसा स्पेस में भी होता है। यही कारण है कि स्पेस में अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनते हैं ताकि उनके शरीर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहे। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला होने के कारण ये सतह की गर्मी को रोकने में सक्षम नहीं होता, जिसके कारण ये मंगल की सतह की सारी गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से नहीं रोक पाता और इस कारण से मार्स का टेम्परेचर -285 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। साल 2018 में नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुई एक रिसर्च की माने तो मार्स पर ऐसा वातावरण बनाने के लिए पर्याप्त तत्व मौजूद नहीं है जो वहां पर मानव जीवन को बनाए रख सकें। इसलिए ये कहा जाता है कि मार्स पर रहने के लिए हमें पृथ्वी से जरूरी चीजें लेकर जानी होंगी और उनकी कमी होने पर फिर से पृथ्वी पर आकर उन्हें लेकर जाना होगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। मार्स पर बसने में सबसे बड़ी परेशानी है वहां पर मौजूद हानिकारक विकिरण की बहुत ज्यादा मात्रा। हम जानते हैं कि सूर्य पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी रिएक्शन के कारण स्टार्स एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी भारी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होती है। लेकिन पृथ्वी के पास इसकी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं, जो कि सूर्य से आने वाले खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो वहीं पृथ्वी के थिक एटमॉस्फेयर के कारण अल्ट्रावायलेट रेज जैसी खतरनाक रेज पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती। हमारा सूर्य ही ऐसी खतरनाक रेडिएशन एमिट नहीं करता। इसके अलावा भी बहुत सी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो इस तरह की खतरनाक रेडिएशन को एमिट करती हैं, जैसे कि क्वेज़ार्स। आकाशगंगा का केंद्र इस तरह की खतरनाक रेडिएशन को एमिट करते रहता है। ये रेडिएशन इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि यदि इंसान सीधे इनके संपर्क में आ जाए तो उसके न्यूरॉन सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जीवन भर कैंसर और स्किन डिजीज जैसी खतरनाक बीमारियां
इसी के कारण इंसानों को हो जाती हैं। पृथ्वी के पास तो सुरक्षा के लिए एक कवच मौजूद है, लेकिन मार्स के पास इस तरह का कोई भी कवच मौजूद नहीं है, जिसके कारण वैज्ञानिकों के लिए ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि मार्स पर रहने के दौरान इन सब खतरनाक रेडिएशन से हम किस तरह से बच सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया कि मार्स पर मिशन के दौरान उन्हें पृथ्वी की तुलना में करीब 700 गुना ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे आने वाले समय में मार्स मिशन के समय वहां पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को वहां के खतरनाक रेडिएशन से बचाया जा सके। एजेंसी इस समय लैब में ही कॉस्मिक रेडिएशन का निर्माण करके उसके रेडिएशन से बचाने वाले मटेरियल्स का निर्माण करने में जुटी हुई है। एस्ट्रोनॉमी की एक रिपोर्ट की माने तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस बात का पता लगाया कि किस तरह से माइक्रोग्रेविटी में सीमेंट को आसानी से मिला सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे वैज्ञानिकों का विचार है कि एक दिन मनुष्य मार्स की मिट्टी को काम में लेकर कंक्रीट या फिर कोई ऐसा ग्लू बना सकते हैं जो वहां पर रहने के लिए हमारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर सके। इस तरह से हम देखते हैं कि भविष्य के मार्स मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को मार्स पर बसाने के दौरान बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। किस तरह इतनी दूरी पर मौजूद मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को हम वहां पर लेकर जाएंगे, वहां पीने के पानी की व्यवस्था किस तरह की जा सकेगी, और तो और मार्स के कड़ाके की ठंड से किस तरह से खुद को बचाया जा सकता है। ये अभी भी एक रिसर्च का टॉपिक है और इस पर बहुत सी डिबेट्स होनी अभी बाकी हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि मार्स पर कॉलोनी बसाने का सपना अभी बहुत दूर की बात लगती है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।